हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और अपने तैयारी में एकदम शानदार तरीके से लगी हुई होंगी। तो स्वागत है एक बार फिर से UPTPLSC एनम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में लेकर हाजिर है एक बार फिर मिडवाइफरी टॉपिक को। लेक्चर नंबर हमारा आज का 43 होने वाला है। तो पिछले वर्ष में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार तरीके से। टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं आज के वीडियो में फिर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो यूपी एनम, बिहार DSSB या ऑल स्टेट, किसी भी एनम स्टेट की एनम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो 30 क्वेश्चन करेंगे और इसमें से आपके जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताएगा और हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देते रहेगा, जिससे आपका क्या हो सकेगा, समझ लीजिए कि टेस्ट की तरह होता जाएगा और आप बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का नॉर्मल डिलीवरी के समय फीटल हार्ट रेट की नॉर्मल रेंज क्या होती है। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो फीटल हार्ट रेट की नॉर्मल रेंज क्या होती है, 80 से 100 BPM या 110 से 160 BPM या 170 से 200 BPM या 60 से 80 BPM। तो कह रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी के समय फीटल हार्ट रेट की नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 110 से 160 BPM। नेक्स्ट, कर प्रसव के पहले स्टेज को कितने फेज में बांटा गया। जो प्रसव का फर्स्ट स्टेज है उसको कितने फेज में बांटा गया, 2, 3, 4, 5। तो कितने में बांटा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 फेज, यानी 3 फेज में बांटा गया है। नेक्स्ट, कर पोस्टपार्टम हेमरेज PPH, पोस्टपार्टम P से पोस्टपार्टम हेमरेज को कितने समय के भीतर होने वाले ब्लीडिंग के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 1 सप्ताह। मतलब कितने समय तक ब्लीडिंग हो तो उसे क्या कहेंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटे। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है एपीसीओटॉमी किस स्थान पर की जाती है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मिड लाइन, लेटरल। तो कह रहा है एपीसीओटॉमी किस स्थान पर की जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिड लाइन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिड लाइन। नेक्स्ट, कर निम्न में से कौन सा लेबर पेन को कम करने की नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड है। तो निम्न में से कौन सा लेबर पेन को कम करने की नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड है, एपिड्यूरल, वॉकिंग, पेथिडीन या ऑक्सीटोसिन। तो कर निम्न में से कौन सा क्या लेबर पेन को कम करने की नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड है। तो हमारा पांचवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉकिंग। नेक्स्ट, कर बच्चेदानी के मुंह के मुंह के पूरी तरह खुल जाने को क्या कहते हैं, 2 सेंटीमीटर डायलेशन, 5 सेंटीमीटर डायलेशन, 8 सेंटीमीटर डायलेशन या 10 सेंटीमीटर डायलेशन। तो कह रहा बच्चेदानी के मुंह का पूरी तरह से खुल जाने को हम कहते हैं 10 सेंटीमीटर डायलेशन। तो बढ़ते हैं आगे। कर निम्न में से कौन सा पोस्टपार्टम डिप्रेशन का लक्षण नहीं है, उदासी, थकान, भूख बढ़ना, नींद की समस्या। तो कर निम्न में से कौन सा पोस्टपार्टम डिप्रेशन का लक्षण नहीं है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का लक्षण कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूख बढ़ना। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा नवजात शिशु में एपगार स्कोर किस समय लिया जाता है, जन्म के तुरंत बाद और 5 मिनट बाद, केवल जन्म के समय, 24 घंटे बाद, 1 सप्ताह बाद। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपगार स्कोर कब लिया था, जन्म के तुरंत बाद और 5 मिनट बाद। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था में आयरन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, 15 mg, 27, 40, 50 mg। तो कह रहा आयरन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। तो आयरन की दैनिक आवश्यकता होता है कितना, 27 mg यानी 27 मिलीग्राम। नेक्स्ट, कर निम्न में से कौन सा प्री एक्लेम्सिया का लक्षण है, हाइपोटेंशन, प्रोटीन यूरिया, हाइपोग्लाइसीमिया, वजन कम होना। तो कह रहा निम्न में से कौन सा प्री एक्लेम्सिया का लक्षण है। तो कौन प्री एक्लेम्सिया का लक्षण है, प्रोटीन यूरिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था के दौरान होने वाली मॉर्निंग सिकनेस सबसे अधिक किस
ट्राइमेस्टर में होती है? पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा, तीसरा, पूरी गर्भावस्था में समान रूप से। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान जो होने वाली क्या है? मॉर्निंग सिकनेस। क्या? मॉर्निंग सिकनेस सबसे अधिक किस ट्राइमेस्टर में होती है? तो सबसे अधिक मॉर्निंग सिकनेस किस ट्राइमेस्टर में होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी स्थिति प्लेसेंटा प्रीविया का मुख्य लक्षण है? दर्द रहित योनि से रक्तस्राव, तेज पेट दर्द, बुखार और कंपकपी, पेशाब में जलन। तो कह रहा निम्न में से कौन सी प्लेसेंटा प्रीविया का मुख्य लक्षण है? तो प्लेसेंटा प्रीविया का मुख्य लक्षण पहला हो जाएगा दर्द रहित योनि से रक्तस्राव। नेक्स्ट कह रहा है प्रसव के बाद गर्भधारण के सामान्य आकार में वापस आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रसव के बाद जो गर्भाशय के सामान्य आकार में वापस आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनवोल्यूशन, एवोल्यूशन, डिलीवरी, कंट्रैक्शन। तो कह रहा गर्भावस्था के प्रसव के बाद गर्भाशय के सामान्य आकार में, मतलब प्रसव के बाद गर्भाशय के सामान्य आकार में वापस आने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो कहते हैं इनवोल्यूशन, इनवोल्यूशन। नेक्स्ट कह गर्भावस्था में गेस्टेशनल डायबिटीज की जांच किस टेस्ट से की जाती है? ब्लड यूरिया टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल। तो कह रहा है गर्भावस्था में जो गेस्टेशनल डायबिटीज की जांच किस टेस्ट से की जाती है? तो हमारा हो जाएगा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। फिर कह रहा है नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका कौन सा होता है? पोलियो, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, डीपीटी। तो कह रहा नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका कौन सा होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीसीजी। नेक्स्ट कह रहा एक्लेम्सिया किसका गंभीर रूप है? तो हमारा हो जाएगा एक्लेम्सिया किसका? गर्भावधि मधुमेह या प्री एक्लेम्सिया, एनीमिया, थायराइड। तो कह रहा जो हमारा एक्लेम्सिया किसका गंभीर रूप है? तो हमारा प्री एक्लेम्सिया का गंभीर रूप क्या होता है? एक्लेम्सिया होता है। नेक्स्ट कर गर्भावस्था में फोलिक एसिड की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 200 mcg, 400 mcg, 600, 800 mcg। तो कह रहा गर्भावस्था में जो हमारा फोलिक एसिड है इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो हमारा हो जाएगा 400 mcg। फिर कह रहा अगला क्वेश्चन प्रसव के दौरान कंट्रैक्शन की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हर 2-3 मिनट में, हर 10 मिनट में, हर 30 मिनट में, हर 1 घंटे में। तो कह रहा प्रसव के दौरान जो कंट्रैक्शन की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्या होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा हर 2 से 3 मिनट में। नेक्स्ट कह ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? जन्म के 6 घंटे बाद, जन्म के 24 घंटे बाद, जन्म के तुरंत बाद या जन्म के 3 दिन बाद। तो कह रहा ब्रेस्ट फीडिंग मतलब स्तनपान शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? तो ये तो इंग्लिश में दिया ब्रेस्ट फीडिंग और हिंदी में हो जाएगा स्तनपान शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? तो सबसे अच्छा समय है जन्म के तुरंत बाद। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। कह रहा है गर्भावस्था में खून की कमी एनीमिया का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ब्लड शुगर टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तो कह रहा गर्भावस्था में खून की कमी यानी एनीमिया का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो हमारा किया था हीमोग्लोबिन टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा मिसकैरेज को मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं? स्टिल बर्थ, एबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो कह रहा मिसकैरेज को मेडिकल में क्या कहते हैं? तो मिसकैरेज को मेडिकल में कहते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। नेक्स्ट कर निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक का प्राकृतिक तरीका है? कॉन्डोम, आईयूडी, लैक्टेशनल, अमेनोरिया मेथड या गर्भ निरोधक गोलियां। तो कर निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक का प्राकृतिक तरीका है? तो प्राकृतिक तरीका कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, LAM या लैक्टेशनल अमेनोरिया मेथड, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। नेक्स्ट कर गर्भावस्था के दौरान ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या होती है? 90/60 mmHg से कम, 140/90 mmHg से कम,
या 160/100 mMHg से अधिक या 80/110 mMHg। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान जो हमारा बीपी होता है, बीपी की नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो गर्भावस्था में बीपी की नॉर्मल रेंज होती है 140/90 mMHg से कम। नेक्स्ट, कर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। दूध उत्पादन, गर्भाशय संकुचन, इंसुलिन नियंत्रण, थायराइड फंक्शन। तो कह रहा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य है हमारा गर्भाशय संकुचन। कह रहा है पोस्टमार्टम ब्लूज कितने दिनों तक रह सकता है। 1 से 2 दिन, 3 से 10 दिन, 1 महीना, 6 महीने। तो कह रहा पोस्टमार्टम ब्लूज कितने दिनों तक रह सकता है। तो हमारा 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 10 दिन। नेक्स्ट, करंदिन में से कौन सा प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य नहीं है। माँ और शिशु की सेहत की निगरानी, जन्म दोषों की रोकथाम, बच्चे का लिंग पता करना, पोषण संबंधी सलाह। तो करंदिन में से कौन सा प्रसव पूर्व देखभाल यानी ANC का उद्देश्य नहीं है। तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे का लिंग पता करना। नेक्स्ट, कह टिटेनस टॉक्साइड TT वैक्सीन की डोज गर्भावस्था में कितनी बार दी जाती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो TT का टीका कितनी बार लगाया जाता है। तो हमारा हो जाएगा 2 बार। नेक्स्ट, कह फीटल मूवमेंट यानी किक महसूस होना शुरू होता है 8 से 10 सप्ताह में, 16 से 20 सप्ताह, 25 से 30 सप्ताह में या 35 से 40 सप्ताह में। तो कह फीटल मूवमेंट यानी किक महसूस होना कब शुरू होता है। तो हमारा 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 से 20 सप्ताह में। नेक्स्ट, कह गर्भावस्था में खतरनाक लक्षण यानी डेंजर साइन में शामिल नहीं है। तेज सिर दर्द, धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों में सूजन, योनि से अत्यधिक रक्तस्राव। तो कह रहा है गर्भावस्था में जो खतरनाक लक्षण है में कौन शामिल नहीं है। तो खतरनाक लक्षण में हाथ पैरों में सूजन, ये खतरनाक लक्षण में शामिल नहीं है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा कंगारू मदर केयर KMC का मुख्य उद्देश्य क्या है। समय से पहले जन्मे शिशु की देखभाल, माँ का वजन कम करना, स्तनपान रोकना, टीकाकरण में देरी। तो कह रहा समय से पहले जन्मे शिशु की देखभाल ही क्या कहलाता है, कंगारू मदर केयर कहलाता है। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने सही किए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।